नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी संसद में धक्का मुक्की मामले में उल्टा फंसी बीजेपी की, राहुल के महाराष्ट्र दौरे की। देखेंगे ईडी की कार्रवाई पर क्यों जांच एजेंसी के चीफ ने उठाए सवाल, सुप्रीम कोर्ट के जज के बयान से मचे हड़कंप को, जानेंगे महाराष्ट्र में महायुति में बनी तकरार को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बच्चों की शिक्षा पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म, फेल होने पर अगली कक्षा में प्रमोट नहीं होंगे 5वीं 8वीं के छात्र। परीक्षा फॉर्म पर 18% जीएसटी को लेकर प्रियंका गांधी का बीजेपी पर तीखा हमला, कहा बीजेपी युवाओं को नौकरी नहीं दे सकती लेकिन जख्मों पर नमक जरूर छिड़क रही है। एनएचआरसी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए वी राम सुब्रमण्यम, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं वी राम सुब्रमण्यम। बांग्लादेश ने भारत को लिखा पत्र, शेख हसीना को वापस भेजने की मांग की। तख्ता पलट के बाद से भारत में है पूर्व प्रधानमंत्री हसीना। और हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 498 अंकों की बढ़त के साथ 78,540 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 165 अंकों की तेजी के साथ 23,753 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद परिसर में 19 दिसंबर को बीजेपी और कांग्रेस के सांसद आमने सामने आ गए थे। इस दौरान दोनों ही पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर धक्का देने के आरोप लगाए गए थे। कांग्रेस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर शाह की टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, तो बीजेपी उल्टा कांग्रेस पर ही हमलावर दिख रही थी। बीजेपी ने अपने सांसदों को धक्का देने के आरोप विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर लगाए थे, लेकिन मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस के ऐलान ने बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया है। तो क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। 19 दिसंबर को संसद के मकर द्वार पर हुई धक्का मुक्की मामले में अब बीजेपी ही घिरती दिखाई दे रही है। इस घटना को लेकर कांग्रेस की तरफ से लगातार डिमांड की जा रही थी कि घटना स्थल के सीसीटीवी फुटेज जारी किए जाए, जिससे सच्चाई सामने आ सके। लेकिन बीजेपी इस मामले में कांग्रेस का साथ नहीं दे रही थी। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने जरूर कांग्रेस का साथ दे दिया है। दिल्ली पुलिस इस मामले में अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए संसद परिसर का सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करेगी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से इसे लेकर इजाजत मांगी है। इसके साथ ही पुलिस घटना स्थल पर सीन भी रिक्रिएट कर सकती है। बताया जा रहा है कि पुलिस घायल सांसदों का बयान लेने और फुटेज मिलने के बाद घटना स्थल पर जाकर सीन रिक्रिएट कर सकती है। बता दें कि 19 दिसंबर को संसद में विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की हुई थी। इसमें बीजेपी के 2 सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत गिरकर चोटिल हो गए थे। इसके बाद बीजेपी ने आरोप लगाया था कि इन दोनों सांसदों को राहुल गांधी ने धक्का देकर गिराया, जबकि राहुल गांधी और कांग्रेस का दावा था कि धक्का बीजेपी के सांसदों ने ही दिया था। इस मामले में बीजेपी की तरफ से सांसद हेमंग जोशी, अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज संसद मार्ग पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने गए। इस शिकायत पर पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज भी कर लिया था। दरअसल राज्यसभा में संविधान पर बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर पर एक टिप्पणी की थी। इसे लेकर संसद परिसर में कांग्रेस के साथ सभी विपक्षी दल प्रदर्शन कर रहे थे। कांग्रेस और विपक्ष के सांसदों ने शाह के इस्तीफे की मांग की थी और इसी दौरान सांसद आमने सामने आ गए। धक्का मुक्की हुई, जिसमें बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत गिरकर घायल हो गए। सीसीटीवी के खुलासे की मांग कांग्रेस भी कर रही है। वैसे कांग्रेस की तरफ से ये आरोप भी लगाए गए हैं कि धक्का मुक्की मामले को तूल इसीलिए दिया जा रहा है जिससे देश की जनता का ध्यान अमित शाह के डॉक्टर अंबेडकर पर दिए गए अपमानजनक बयान से हटाया जा सके। इस बीच महाराष्ट्र में भी डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के अपमान का मामला सामने आया था और राहुल गांधी आज मौके पर पहुंच गए हैं। तो क्या कहा राहुल ने, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के परभणी में 10 दिसंबर को अंबेडकर स्मारक में तोड़फोड़ हुई थी। सोपन दत्ताराव पवार नाम के व्यक्ति पर आरोप लगे कि उसने परभणी रेलवे स्टेशन के सामने अंबेडकर स्मारक में संविधान की रेप्लिका पर लगा कांच तोड़ा था। भीड़ ने पवार को पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले को लेकर अगले दिन यानी 11 दिसंबर को परभणी बंद बुलाया गया था। लोगों ने आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। बंद के दौरान हिंसा भड़की, जिस पर पुलिस ने भी बल प्रयोग किया। पुलिस ने 50 लोगों को गिरफ्तार भी किया। इनमें सोमनाथ सूर्यवंशी भी शामिल था और 2 दिन पुलिस कस्टडी में रखने के बाद उसे जुडिशियल कस्टडी में भेजा था। 15 दिसंबर को कस्टडी में ही उसकी जान चली गई। पुलिस का दावा है कि सोमनाथ की जान हार्ट अटैक से गई, लेकिन परिजनों ने पुलिस पर उसकी जान लेने का आरोप लगाया है। सोमनाथ की जान जाने को लेकर परभणी में विरोध प्रदर्शन हुआ था।
और इसमें अंबेडकर आंदोलन के नेता विजय वाकोड़े की जान चली गई। इसके बाद आज राहुल गांधी परभणी पहुंचे। उन्होंने यहां मृतक सोमनाथ सूर्यवंशी और विजय वाकोड़े को श्रद्धांजलि दी। साथ ही उनके परिवारों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद राहुल ने कहा कि मैं अभी पीड़ित परिवार से मिला। उन लोगों ने मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोटो वीडियो दिखाए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि सोमनाथ की पुलिस ने जान ली है। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस को मैसेज देने के लिए असेंबली में झूठ बोला है। राहुल ने कहा कि सोमनाथ की जान इसलिए ली गई क्योंकि वो दलित है और संविधान की रक्षा कर रहा था। आरएसएस की विचारधारा संविधान को खत्म करने की है। हम चाहते हैं कि ये मुद्दा सुलझाया जाए। जिन लोगों ने ये किया उनको सजा मिले। दरअसल देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा था कि सोमनाथ को सांस लेने में परेशानी और दूसरी बीमारियां थी और इन बीमारियों के चलते ही उसकी जान चली गई। तो दूसरी तरफ आज कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर पर अमित शाह के बयान के खिलाफ पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनके इस्तीफे और माफी की मांग की। राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा जताते हुए फडणवीस सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो बीजेपी की मुश्किलों को ईडी के डायरेक्टर ने भी बढ़ा दिया है। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के 2 मामलों को खारिज कर दिया था, जिससे लेकर ईडी की काफी किरकिरी हुई थी और अब ईडी प्रमुख ने एजेंसी के अधिकारियों को नए निर्देश दिए हैं, जिससे मोदी सरकार अब ईडी का दुरुपयोग नहीं कर पाएगी। तो आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। ईडी के डायरेक्टर राहुल नवीन ने एजेंसी के अधिकारियों को नए निर्देश जारी किए हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सिर्फ आपराधिक साजिश के दम पर केस नहीं चलाने या किसी केस को शुरू नहीं करने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएमएलए केसों में सिर्फ किसी साजिश या शक के आधार पर ईडी मामले को आगे नहीं बढ़ाएगी। बता दें कि पीएमएलए अनुसूची में करीब 150 मामले शामिल हैं, जिनमें भ्रष्टाचार से लेकर टैक्स चोरी के साथ साथ वन्य जीवन अधिनियम का उल्लंघन भी शामिल है। लेकिन अब इन केसों को ईडी नए निर्देशों के तहत देखेगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ईडी के 2 मामले खारिज कर दिए थे, जिससे ईडी की काफी किरकिरी हुई थी। पहला मामला कांग्रेस नेता और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के खिलाफ था और दूसरा मामला एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के खिलाफ था, जिन पर कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के लिए काम करने का आरोप था। इस फैसले को लेकर ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि मामलों पर कड़ी मेहनत करने के बाद अदालत में नाकामी का सामना करने का कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि आईपीसी की धारा 120B को पीएमएलए के तहत एक स्टैंड अलोन सांकेतिक अपराध के रूप में नहीं माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो कहता है वही कानून है, इसलिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि सिर्फ कहीं एफआईआर के आधार पर ईडी उस मामले में न कूदे। यानी देखा जाए तो ईडी पर काफी समय से कई मामलों में गैर जरूरी दखलंदाजी और कार्रवाई करने का आरोप लगता रहा है। विपक्ष ने भी इसे लेकर ईडी पर कई बार निशाना साधा है। अब देखना होगा कि इस नए फैसले के बाद ईडी की कार्यशैली में कोई बदलाव आता है या नहीं। अब नए नियम के तहत ईडी सिर्फ शक या आपराधिक साजिश के तहत केस शुरू या चलाने का फैसला नहीं कर पाएगी। वैसे अपने फैसले को लेकर तो पूर्व चीफ जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़ भी काफी विवादों में घिरते रहे हैं। तो नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं देखी गई और अब संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक और जज का बड़ा बयान सामने आया है। तो क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। एक तरफ जहां पूरे देश में संविधान का मुद्दा चुनाव आयोग की निष्पक्षता विवादों से घिरी हुई है और इस बीच सुप्रीम कोर्ट के जज पीएस नरसिम्हा ने भारत के संवैधानिक संस्थानों की अखंडता को बाहरी और राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने की बात कही है। उनका यह बयान ऐसे वक्त में काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल जस्टिस नरसिम्हा बेंगलुरु में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी NLSIU की तरफ से जस्टिस ES वेंकट रमैया की याद में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने संवैधानिक संस्थानों की स्वतंत्रता का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं की अखंडता को बरकरार रखने के लिए केवल उन व्यक्तियों की नियुक्ति, निर्णय लेने और हटाने की प्रक्रिया में सुरक्षा उपाय लागू करने होंगे जो इन संस्थाओं की अगुवाई करते हैं। यानी एक तरह से उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि जिनके पास इन संस्थानों की कमान है, सबसे पहले लगाम वहां लगाने की जरूरत है ताकि इन संवैधानिक संस्थानों की निष्पक्षता और पारदर्शिता बरकरार रहे। जस्टिस नरसिम्हा ने चुनाव आयोग का उदाहरण देते हुए आगे कहा कि आज हम ये मानकर चलते हैं कि संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराने के लिए कार्यपालिका के बाहर एक अलग निकाय है, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि इसके संस्थागत होने से पहले कार्यकारी शाखा के जरिए भी चुनाव कराना मुमकिन था। उन्होंने भारत के संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता की सराहना की, जिन्होंने कार्यपालिका के बाहर एक निकाय के जरिए चुनावों की निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण को संस्थागत बनाने का विकल्प चुना। उनके इस बयान ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि विपक्ष तो पहले से ही आरोप लगा रहा है
और अब सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी इन मुद्दों पर जोर दिया है और ऐसे में सवाल मोदी सरकार पर उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज के बयान ने एक बार फिर सियासी पारा बढ़ा दिया है। तो पारा इस समय लगातार महाराष्ट्र की सियासत में बढ़ता दिख रहा है। पहले मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने से कई नेताओं की नाराजगी ने एनडीए को मुश्किल में डाल दिया है। तो अब विभागों के बंटवारों से नाराज होकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे फिर से अपने गाँव चले गए हैं। तो एनसीपी नेता छगन भुजबल ने सीएम से मुलाकात कर नई रणनीति बनाई है। तो क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद से ही एनडीए में फूट की खबरें सामने आ रही हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद से ही सहयोगी दलों के साथ साथ बीजेपी के नेता भी नाराज चले आ रहे हैं। इस बीच फडणवीस मंत्रिमंडल में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया, जिसने एक बार फिर एकनाथ शिंदे की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया है। सीएम पद न मिलने के बाद शिंदे को ये उम्मीद थी कि शायद बीजेपी अब गृह मंत्रालय उन्हें दे देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा शिंदे से उनका पीडब्ल्यूडी मंत्रालय, जो शिंदे के पास 2.5 साल से था, वो भी छिन गया। उन्हें अब शहरी विकास और आवास विभाग दिया गया है। इस बीच शिंदे अपने प्रेता गांव चले गए हैं। शिंदे यहाँ 3 दिन के प्रवास पर आए हुए हैं। ऐसे में ये बातें सामने आ रही है कि शिंदे को जो विभाग मिले हैं वे उससे नाराज हैं, इसीलिए मंत्रालय का काम संभालने की जगह वो अपने गाँव विश्राम करने चले गए हैं, क्योंकि शिंदे को डर है कि अगर बीजेपी पर दबाव नहीं बनाया गया तो अब उनके हाथ से पालक मंत्रियों की नियुक्ति निकल जाएगी। दरअसल महाराष्ट्र सरकार में बने कैबिनेट मंत्रियों को अलग अलग जिलों का पालक मंत्री बनाया जाना है। मंत्रियों के बाद सबसे बड़ा कद पालक मंत्री, जिन्हें प्रभारी मंत्री भी कहा जाता है। जिले में बनाई जाने वाली योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी पालक मंत्री की होती है। जिले में किस विधानसभा में विकास कार्य के लिए कितना धन आवंटित होना है, ये पालक मंत्री ही तय करता है और इसी के चलते पालक मंत्री पद बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में शिंदे को भी इस बात का एहसास है कि अगर उनके हिस्से के जिले जहां पर शिवसेना का दबदबा है वहां बीजेपी या एनसीपी का पालक मंत्री बनाया गया तो उनकी पार्टी अपने गढ़ में कमजोर हो जाएगी और इसी के चलते शिंदे नाराज होकर गांव चले गए हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी एनसीपी के खिलाफ षड्यंत्र रचती नजर आ रही है। मंत्रिमंडल में जगह न मिलने की नाराजगी के बीच एनसीपी नेता छगन भुजबल ने सीएम देवेंद्र फडणवीस के बंगले में उनसे मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात में क्या बात हुई ये अभी सामने नहीं आया है, लेकिन खबरों ने विपक्ष के उन दावों को मजबूत कर दिया है जिसमें उनका दावा है कि एनडीए जिस भी दल से गठबंधन करता है उसे तोड़ने का काम करता है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के बाद से ही महायुति की सरकार लगातार संकट में नजर आ रही है। तो संकट में बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले सियासत गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना मिशन बिहार शुरू कर दिया है। वो बिहार प्रगति यात्रा पर निकल पड़े हैं, लेकिन उनकी इस यात्रा से पहले एनडीए में बड़ी फूट के संकेत मिलने लगे हैं। बीजेपी और जेडीयू में दूरियां बढ़ती दिख रही हैं। बीजेपी ने नीतीश कुमार की इस यात्रा से भी दूरी बना ली है। तो क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पहले तो नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें सामने आती रही, लेकिन अब बीजेपी ने भी अपना रास्ता अलग कर लिया है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार बिहार प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन जो पोस्टर नजर आ रहे हैं उनमें बीजेपी का नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा। बिहार में जेडीयू की तरफ से लगाए गए पोस्टर में लिखा है कि बात बिहार की हो, नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। जेडीयू ने इसी स्लोगन के साथ राजधानी पटना से लेकर बेतिया तक पोस्टर लगाए हैं। आपको बता दें कि नीतीश की ये यात्रा सरकारी यात्रा है। इसका पूरा फंड सरकार के बजट से जा रहा है और बिहार में सरकार एनडीए की है, यानी बीजेपी और जेडीयू की मिलीजुली सरकार है। इसके बावजूद इस पोस्टर में बीजेपी कहीं नहीं है और ना ही बिहार के दोनों डिप्टी सीएम की तस्वीर है। इसे जेडीयू की तरफ से बीजेपी के लिए सीधे संदेश के तौर पर देखा जा रहा है कि नीतीश के बिना बिहार में बीजेपी के लिए सरकार बनाना मुमकिन नहीं है। नीतीश की नाराजगी के पीछे गृह मंत्री अमित शाह का बयान माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने चुनाव के बाद सीएम पर फैसले की बात कही है। और ऐसे में नीतीश को डर है कि जो खेल बीजेपी ने महाराष्ट्र में खेला है कहीं वो बिहार में न खेले और नीतीश के हाथ से सीएम की कुर्सी न छिन जाए। ऐसे में अभी से वो बीजेपी को तेवर दिखाने लगे हैं, लेकिन मामला तब और गर्मा गया जब नीतीश की यात्रा में बीजेपी के नेता तो दूर, झंडे भी नहीं दिखाई दिए। यानी अब तक नीतीश कुमार के पलटी मारने की चर्चा चल रही थी, लेकिन अब बीजेपी ने भी जेडीयू से दूरी बनानी शुरू कर दी है, जिसके बाद सवाल एनडीए गठबंधन को लेकर उठ रहे हैं कि क्या इस बार बीजेपी जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या अकेले,
क्योंकि मौजूदा हालात में दोनों दलों के बीच टकराव बढ़ता दिखाई दे रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही नीतीश संकट में नजर आ रहे हैं, तो संकट में किसान आंदोलन से केंद्र की मोदी सरकार भी नजर आ रही है। दरअसल आज किसान दिवस पर संयुक्त किसान मोर्चा ने देश भर में प्रदर्शन किया, तो साथ ही अपनी 5 मांगों को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी भी लिखी। वहीं इस बीच 28 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखकर संसदीय कमेटी की सिफारिशों के सरकार से मनवाने की मांग भी की है। तो क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। 23 दिसंबर को किसान दिवस पर संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर देश भर में प्रदर्शन किया। इसके साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी 5 मांगों को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी भी लिखी है। किसान संगठन ने राष्ट्रपति से मांग की है कि वो किसानों की मांगों को केंद्र सरकार से मनवाने में उनकी मदद करें। जो 5 मांगे उठाई गई हैं, उनमें किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की जान बचाने, दिल्ली कूच कर रहे किसानों पर कार्रवाई बंद करने, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी किसानों को लुक्सर जेल से रिहा करने, राष्ट्रीय कृषि बाजार नीति वापस लेने और आंदोलन कर रहे सभी किसान संगठनों से तत्काल चर्चा करने की भी मांग शामिल है। इसके साथ ही किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की भूख हड़ताल को 28 दिन हो चुके हैं। इस बीच डल्लेवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखकर संसद की स्थायी समिति की तरफ से की गई सिफारिशों को लेकर केंद्र को निर्देश दिए जाने की बात कही गई है। बता दें कि कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण को लेकर बनी स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में किसानों की एमएसपी पर गारंटी वाली मांग का समर्थन किया है। कमेटी की यह भी सिफारिश है कि एमएसपी के प्रस्ताव को लागू करने के लिए कृषि मंत्रालय को एक रोड मैप तैयार करना चाहिए। अगर देखा जाए तो किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। अब अगर सरकार इन मांगों को नहीं मानती है तो मुमकिन है कि आने वाले दिनों में किसानों का आंदोलन बड़ा रूप ले लेगा, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। आरएलडी के एक प्रवक्ता ने अमित शाह के बयान से अपनी नाराजगी जाहिर की, जिससे नाराज होकर पार्टी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एक नहीं बल्कि सारी की सारी पार्टी के प्रवक्ताओं को, अपने प्रवक्ताओं को उनके पद से हटा दिया। भाई बिना प्रवक्ता के कैसे कोई पार्टी चल सकती है। चलिए छोड़िए, पार्टी का क्या होगा, पार्टी के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए तो अलग बात है, लेकिन मंत्री जी का मंत्री पद तो बचा रहना चाहिए ना। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।